सभी को नमस्कार। आज इस सूर्या फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में हम सब आदर्श गांव योजना जो सूर्या फाउंडेशन के द्वारा चलती है, ऐसे सभी गांव में रहने वाले कार्यकर्ता इस वेबिनार में उपस्थित हैं। माननीय सुनील मानसिंघा जी हमारे बीच में है। आपका परिचय कराते हुए मुझे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि वास्तव में आपका पूरा जीवन गाय और प्रकृति को समर्पित है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के आप पूर्व सदस्य रहे, राष्ट्रीय पंचगव्य अनुसंधान समिति और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के आप सदस्य और विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग के आप केंद्रीय मंत्री भी हैं। पूरे देश भर में आज जो सब जगह दिखाई दे रहा है, उपेक्षित देसी गाय को एक सम्मानजनक स्थान मिला है, चाहे वो सरकार हो चाहे अन्य संगठन हो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर और माननीय सुनील जी की प्रेरणा है। सुनील जी का आशीर्वाद सूर्या फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को, उनके प्रशिक्षण वर्गों को मिलता रहता है। मैं आज इस अवसर पर उनसे आग्रह करता हूं कि अपना विषय हम सब के सामने रखें और ये जो वर्तमान परिस्थिति आई है इसमें किस प्रकार से गौ माता हमको तारेगी, किस प्रकार से गो आधारित उत्पाद की ओर हम वापस जाएंगे, आप अपना मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुनील। हमारे सभी युवा कार्यकर्ता, क्योंकि प्रमोद जी से लेके बहुत सारे विस्तार वाले कार्यकर्ता हैं, तो इन सबको हमारा यहाँ पर सागर जी ने सबसे पहले संपर्क किया कि ऐसा कुछ सत्र करना बड़े आनंद की बात है। देखिए, हम सब युवा हैं और मुझे आप सबके बीच में बहुत आनंद है। और मैं पहले ही शुरुआत कर दूं कि जैसे कुछ नाम, जैसे ईश्वर कुछ संयोग होता है और कुछ ईश्वर की योजना होती है। सूर्या फाउंडेशन है और उसके साथ जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, यानी जयप्रकाश जी हमारे प्रमुख बोलो या उनकी वो सूर्या अप्लायंसेस, दोनों तरफ प्रकाश है। अब हमको हमारे इसमें मन मस्तिष्क में वो प्रकाश और देश भर में वो प्रकाश फैलाना कर रहे हैं, लेकिन उसको अब थोड़ा तेजी से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देश आपकी तरफ कुछ जिसको बोलते हैं आशा की तरफ से देख रहा है। और उसमें जिस गोवंश को हमने गो माता, गोधन, कामधेनु बोला, ये हमारी गो माता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सत्र आपने देखे होंगे कि हमारे देश में शासन ने भी 50 नस्लों को मान्यता दी, 15-20 और भी हैं। सौदाना जी ने उसका अभ्यास किया। तो इस समय जो देश की वर्तमान स्थिति, जैसे कोरोना संक्रमण और उसकी दूसरी लहर, और लगभग 1.25 साल हम उससे जूझ रहे हैं, और उसमें भी ये हुआ है कि बहुत बड़ा वर्ग, उसमें युवा वर्ग ही ज़्यादा है, जो श्रमिक वर्ग शहरों से फिर से गांव की तरफ पलायन करके वो इस भूमिका में गया। क्योंकि मैं आज संयोग से देवलापार से ही बातचीत कर रहा हूँ, ये रास्ता पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार सब तरफ जाता है। हमने हजारों को प्रतिदिन देखा है, पिछले वर्ष से अभी तक देखते रहे। तो वो पलायन करने के बाद वो बोल रहे थे अब किसी भी स्थिति में शहर में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने त्रस्त हो गए, वो तालाबंदी और सबसे परेशान हो गए, अब रूखा सूखा खाएंगे, गाँव में रहेंगे। तो अब गाँव में शासन और सबके सामान्य अंदाज से 2 से 5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या गांव में फिर से गई, पूरे देश की विचार करेंगे। तो अब गांव में हमको रोजगार सृजन, रोजगार उनको देना, उनको एक नई दिशा, उनको एक आशा की किरण, वो सब करना, तो अपने आप एक स्वाभाविक वो आधारित ग्राम विकास या ग्राम विकास की बात आती है। अब आप सब कार्यकर्ता, चूंकि आप समर्पित हैं, संकल्पित हैं, मैं ये सब मान के चलता हूँ। और आपको मैं कार्यकर्ता ही संबोधन, कोई भी कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं सूर्या फाउंडेशन में कर्मचारी, तो दिमाग से हटा ही देना, क्योंकि आपको हम बहुत श्रेष्ठतम कार्यकर्ता रूप में ही मानते हैं और मानेंगे, और आपको वैसा रहना है। और जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, साहसी हैं, वीर हैं, क्योंकि भारत पुरुषार्थियों का देश है, अब उस पुरुषार्थ का परिचय हम सबको मिलकर करना है। तो इसमें हमको बड़ा सूझबूझ के साथ जो हम काम कर रहे हैं, और चूँकि बड़ा मज़ेदार और बहुत आनंद वाला विषय दिया कि गौ और कृषि का महत्व। अब हमको पता है कि भारत को कृषि प्रधान देश, ऋषि प्रधान देश, गांव हमारी संस्कृति, गांव का देश, अभी भी 6 लाख से ज़्यादा गांव, ऐसा एक सामान्य अंदाज ध्यान में आता है जो शासकीय आंकड़े हैं। तो इतने ज़्यादा गांव का, और जहां पर वास्तविक जीवन है, तो उस गांव की तरफ हमको फिर से एक देखना है, उसको समृद्ध बनाना, उसको ठीक करना। और वो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बारीकी से क्या क्या करना पड़ेगा और क्या विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका ही केंद्र है, और ये पूरा इतने लगभग 26 साल से कार्य कर रहे हैं। तो पहला कार्य कि हमको, पेपर में सब जगह पढ़ते होंगे कि इतना नुकसान, इतना, वो जैसे GDP है उससे, उसकी जिसको बोलते हैं तुलना या उसकी मापदंड उससे लगाते हैं,
तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट तो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में चल रहा है और बढ़ गया है। उद्योगों के साथ भी इस तरह के हमारे सत्र हो रहे, तो उद्योग वाले बोलते हैं कि हमारे आधे उद्योग बंद होने के कगार पे। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसमें चेतना, या जैसे बोलते हैं किसान को कमाई वाला, एक तरफ हम देखेंगे किसान आत्महत्या को मजबूर है, एक तरफ देख रहे हैं कि वो खेती से उब रहा है। एक सामान्य जो हमारे मध्यम वर्गीय बाकी लोग जो फार्म हाउस है बाकी कुछ रखते हैं, इन सब की मानसिकता तो ऐसी होगी कि खेती में डालना ही पड़ता है ना, उसमें से कुछ प्राप्त कर सकते, उसमें से कमाई कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में जो कृषि का अर्थशास्त्र, गाय का अर्थशास्त्र, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। और इसमें एकदम स्पष्ट कर देता हूँ कि सबके ध्यान में रहे कि हमारे को गाय का, गोवंश का कोई शोषण नहीं करना है, या कोई विषय के अंदर हमारी जो धार्मिक आध्यात्मिक जो उसके प्रति पवित्र श्रद्धाभाव वो भी कम नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे ये भाव रहेगा कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये भगवान कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिया बड़ा स्पष्ट रहेगा। तो ये आप सबको ध्यान देना है। और इसके अंदर मूल में जो बात है, क्योंकि भारतीय शास्त्र, ये सब जितनी विभीषिकाएं दुनिया में आती रही, ये सब के बीच हमारे शास्त्र, हमारे जबरदस्त मार्गदर्शक, जिसको बोलते हैं वो कालातीत, वो शाश्वत हैं। वो पूरे जब तक धरती पर जीवन रहेगा, वो वेद पुराण उपनिषद होंगे, वो चरक संहिता सुश्रुत वाग्भट होंगे, या वो शालिहोत्र होंगे, कृषि पाराशर होंगे, या फिर पशु संहिता अलग अलग होगी, ये सब वैश्विक मार्गदर्शन के ग्रंथ हैं। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी, उसमें लिखा है गोमूत्र वसते गंगा। अब ये गोबर गोमूत्र को आप सब लोग, जितने युवा और जितने हमारे बाद में सुनने वाले, सब दिमाग में फिट कर लेंगे। क्योंकि मैं जिस केंद्र से भी बात कर रहा हूँ, आपको वहां से शुरुआत करता हूँ, उसका कोई बखान करना ऐसा नहीं, लेकिन जो स्थिति है इस समय देवलापार में 820 के आसपास बिना दूध का, यानी सब पकड़ा हुआ गोवंश, और एक जगह चंद्रपुर में अपनी शाखा है जिसको चुनाड़ा छोटा गांव है, वहां पर 150 के आसपास, यानी कुल मिला के अपने पास अभी 970-75 गोवंश, और इसमें मात्र 50 लीटर के आसपास प्रतिदिन का दूध। इनके माध्यम से बिना सरकारी अनुदान के लगभग 140-50 लोगों को नियमित रोजगार, ये पिछले कई सालों से, और इसको आगे बढ़ा रहे। इसका बाकी अनुसंधान उसके बाद हम देखेंगे। मतलब मैंने आपको गोवंश का थोड़ा सा अर्थशास्त्रिक कल्पना दी कि इस केंद्र की स्थापना में, चूंकि मोरोपंजी पिंगड़े जो हमारे ज्येष्ठ प्रचारक रहे, उनकी बड़ी स्पष्ट भूमिका थी बिना दूध के गोवंश की वैज्ञानिक आधार पर उपयोगिता सिद्ध करना, और उस काम में बहुत अपन आगे बढ़ गए। और इसके अंदर हम लोग, चूंकि कृषि का कार्य है, कृषि की बात पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। इसमें सबने ध्यान देना है कि अभी जब परिचय दे रहे थे तो थोड़ा सा बताया कि भाई कुछ जो हम प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे केचुआ खाद बनाते हैं, यहाँ पर आपके सामने रखा है, और कुछ कीट नियंत्रक बनाते हैं, कुछ गोमूत्र गोबर गुड़ से अमृत पानी बना रहे हैं। अभी बहुत अच्छा गोकृपा अमृतम, ये बंसीगिर गौशाला गुजरात से आया, और अलग अलग बहुत सी प्रक्रियाएं चलती रही। तो गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र का कार्य ये रहा है कि इन सबको परखना, इसको जांचना, वैज्ञानिकों को इसमें लगाकर इसका अभ्यास करना, जिससे आपको ध्यान में आ जाए कि ये विधियां कौन सी ठीक हैं, कौन सी सही हैं, कौन सी शाश्वत टिकाऊ, जिसमें कोई समस्या नहीं आई। उदाहरण के लिए बहुत जगह पर गोबर गोमूत्र गुड़ के अमृत पानी में बेसन डालने का या कोई आटा डालने की बात है। अभी पूना से लेकर अहमदनगर से लेकर बहुत जगह पर इसका अभ्यास हुआ और ध्यान में आया। ये कुछ चित्र भी मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। ये पूना के पास अपनी गोविज्ञान संशोधन संस्था काम करती है, तो वहाँ पर किसानों ने, और बहुत जगह देश में सब जगह जब गए तो किसानों ने इसमें लिख दिया कि वो जो उसमें बेसन डाल रहे थे वो ठीक नहीं था, और उसके कारण कहीं फंगस और कहीं दूसरी समस्याएं ने। और हम सब अभी से प्रार्थना करें कि बंगाल जिस स्थिति में, जैसे बोलते जल रहा है, जो अंदर से परेशानी है, तो उनको जल्दी वो सब ठीक हो जाए और वो फिर से वो काम गतिविधि आगे बढ़े। तो उस काम को आपको ध्यान देना है कि वहां पर ये सारी विधियों को सही ढंग से परख के उस पर आगे बढ़े। तो ध्यान में आ गया कि किसानों की स्थिति, जैसे यहाँ पर ये किसानों को अनुभव आया, ये महाराष्ट्र का चित्र बता रहा हूँ आपको, जहाँ 25 से 50 हजार प्रति एकड़ खर्च कर रहा था किसान, वहाँ 600 से 1000 रुपए में काम होता। ये बात आप सबने ध्यान से सुना। किसानों का अर्थशास्त्र किसानों को बताने की जरूरत आ गई। वो अपना गणित कुछ लगाते नहीं, इतनी गलत आदत। एक तो गणित बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते। बीज पे कितना खर्च, खाद पे कितना खर्च, पानी वानी बाकी दे रहे, बिजली से लेकर श्रमिक से लेकर, वो कोई जोड़ घटाओ, बाकी बीज कहाँ से लाते, बाकी कहाँ से लाते, डालते, एक चक्र चलता है और कर्ज के दुष्चक्र से बाहर ही नहीं आते। तो उनको इसका अर्थशास्त्र की, रासायनिक में कितना खर्च हो रहा है, उसमें बैल की जगह ट्रैक्टर से लेकर बहुत सारी चीजों में, और जैविक करेंगे तो उसमें कितना तत्काल बचेगा और कितना दीर्घकालिक लाभ, जैसे उनके खुद के चिकित्सा पर कितना खर्च, बाकी के उनके अन्य संसाधन या अन्य जो चीजें वो घर के आवश्यकता के लिए ला रहे,
तो ये सब, क्योंकि हम मिश्र खेती की बाकी सब बात करेंगे, तो किसान को जब अर्थशास्त्र समझ में आएगा तो अपने आप गोवंश आधारित खेती यानी जैविक खेती की तरफ, और ये काम बंगाल में बड़े विशेष महारत से, और ये महाराष्ट्र और बहुत जगह मध्य प्रदेश से लेकर कई जगह पर कई राज्यों में विस्तार से आगे बढ़ा है। तो पहला काम खेती में कि हम गोबर गोमूत्र का, और उसमें हर समय ये तो स्पष्ट है कि हमारा देशी गोवंश जो हमारी गिर, साहिवाल, थारपार, ओंगोल, कांकरेज, लाल कंधारी, देवनी, डांगी, खिलार, गौड़ाऊ, ये अलग अलग प्रजातियां जो अलग अलग प्रदेश की है, ये प्रजातियों को हमको आगे संजोना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। इसका ही गोबर गोमूत्र वो औषधि और सभी काम के लिए उपयोगी और टिकाऊ व्यवस्था। तो इनकी सही विधियां आपको समझ लेनी है और इसमें कोई भ्रांति नहीं रहे, क्योंकि अब अपने पास अनुभव का पूरा भंडार एक प्रकार से। एक तरफ शोध कार्य, क्योंकि ये जो काम हम अनुसंधान के माध्यम से कर रहे हैं, अनुसंधान के लगातार प्रकाशन है, और ये सारी चीजें अब आपको जैसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ईमेल वगैरह सब उपलब्ध हैं। कोई प्रकार का लेश मात्र भी कहीं, पहले से शुरुआत से वैसी बात थी और दिन पे दिन उसको आगे बढ़ा रहे कि कहीं कोई गोपनीय कार्यक्रम नहीं है, सबके लिए सदैव उपलब्ध है। तो हम खेती की श्रेष्ठतम विधियां, उसका उपयोग, उसके परिणाम, उसके फायदे, और चूंकि अब प्रसार माध्यम इतने बढ़ गए तो आपको जैसे बोलते हैं आपके द्वार पर उपलब्ध है, तो आपको ये चीजें पहले समझ लेनी है। जो हमारी फल, फूल, सब्जी, अनाज, चारा, जड़ी बूटी, और देश के हर एक भौगोलिक क्षेत्र, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, सारी जगह ये चीजें चल रही हैं। इसमें जबरदस्त परिणाम, यानी सबसे पहले किसान को लगता है कि उत्पादन आ रहा है कि नहीं, तो उत्पादन, उत्पादकता, उसकी लागत, ये सब चीजें ठीक हो गई। लागत बहुत कम, 50 से 80 गुना भी कम हो रही, और साथ साथ में उसका जो दूसरा, जैसे बोलते हैं कि जल स्तर, भूमि का बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए सुभाजी शर्मा हमारे यवतमाल के, उन्होंने विशेष अभ्यास किया। उन्होंने जैसे भूमिगत जल स्तर वृद्धि करने के लिए बरसात का पानी, जल संचयन और बाकी सब किया, तो उन्होंने बताया कि इतने लाख लीटर में भूमि में पानी सींचता हूँ, मतलब बारिश का उधर ये करते हैं, 50 फीट तक जल स्तर कुएं का बढ़ गया। तो यहाँ अभी देवलापार जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर अपन ने लगभग 1 किलोमीटर की कैनाल बोली, तालाब बोली, उसको लंबा अपन ने सारा पिछले 8-10 साल में बनाया। तो यहाँ का कुआ का पानी, क्योंकि गोवंश पहले से 6-7 गुना बढ़ गया, आने जाने वाले इतने बढ़ गए, जो कुआ लगातार नीचे जाता था अब उसके पंप ऊपर लेना पड़ता है। तो ये सब काम जो चल रहे हैं, ये एक गोवंश आधारित खेती को, एक चीज को सही ढंग से अपना लिया, और ये करते करते किसान के, जैसे उन्होंने जहाँ पर उनको भ्रम था कि बैलों की क्या आवश्यकता, हमारा औसत किसान है, आपने भी बोलते बोलते बताया कि वहाँ पर हमारे आदिवासी वनवासी अंचल में भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैक्टर की बात है, तो थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे कि अब समाज जब इतनी प्रकृति की मार पड़ रही, थपेड़े पड़ रहे हैं, ये जो कोरोना बाकी जो संकट आ रहे हैं, तो बैल की तरफ भी सबका ध्यान जा रहा है। और ये बैल चालित उपकरण, ये देखिए अभी हम देवलापार में बहुत जल्दी सब ठीक रहा तो 2-2.5 महीने में ये सब बहुत सारे इंस्टॉलेशन यहाँ हो जाएंगे। ये परभणी का विद्यापीठ और 9 संस्थान सरकार के काम कर रहे हैं कि हमको बैलों की उपयोगिता, क्योंकि बैलों का भी अपना जबरदस्त अर्थशास्त्र है। 10, 12, 15 किलो तक बैल गोबर दे देता है, और उससे हम लगभग 200-250, कभी कभी 300 रुपये का केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो बड़ा जबरदस्त है। और जितना काम वो खेती में करेगा, जितने पानी लिफ्टिंग से लेके, चारा कटिंग मशीन से लेके, बहुत सारे काम, तो इसकी भी आदर्श व्यवस्था सूर्या को ध्यान में देनी है कि अभी कम से कम 4-5 करोड़ बैल देश में है। पहले 15 करोड़ के आसपास हो सकता है, हम बराबर काम करेंगे तो वहां तक पहुंचेगा। और ये वनवासी अंचल, क्योंकि हमारे पास जैसे एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, हमारे बहुत सारे अच्छे संगठन, गायत्री परिवार से लेकर आर्ट ऑफ लिविंग, तो ये सारे वनवासी क्षेत्र में इसका प्रसार करेंगे तो फिर से लोग बैलों को अपनाने में कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अभी एक ध्यान में रखिए कि जो सामान्य समाज की समझ बन गई है, मरता क्या नहीं करता, अब उसके ध्यान में आ रहा है कि एक तो 2 टाइम का भोजन ठीक मिल जाए, वो पहले समझ में आ रहा है। बहुत सारा तामझाम जो सरंजाम जुटाए थे वो ध्यान में आ रही है, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं। सही और पवित्र और शुद्ध आहार मिल जाए तो ये खेती में, और खेती के फिर अलग अलग पायदान या उसके आगे बढ़ेंगे, तो उसमें बैलों को भी एक महत्व है। फिर उसमें गोबर गैस की बात है। अभी वहाँ पर जैसे बंगाल में छोटे वाले FRP जिसको बोलते हैं, आज जो प्लास्टिक का एक अलग रूप है, फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक है, अन्य अन्य प्रकार के, तो वो गोबर गैस भी 2 घन मीटर, 4 घन मीटर, तो ऐसे गोबर गैस भी आगे बढ़ गए। और ऊर्जा यानी उसको ईंधन में मिल रहा है और पेड़ कटने से बच रहे हैं। और ये सब करते समय वो गोबर गैस की स्लरी सीधे खेती में डाल रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, या जैसे हम कंडे वगैरह बनाते हैं तो उस कंडों से जैसे हम अग्निहोत्र कर रहे हैं या बाकी चीजें, और आगे जाकर तो अंत में उसकी बात हम करने वाले हैं कि शवदाह वगैरह, मतलब लकड़ी का उपयोग हम न्यूनतम कर देंगे, यानी हम जंगल नहीं काटेंगे। तो पहला काम खेती का है। खेती में जैसे मैंने बताया कि खेती की विधियां, उसके बीज संरक्षण, उसकी सारी चीजें,
और उसमें भी देशी बीज का महत्व, हमको ये सब साथ में लेना है। सभी कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे कि मैं बहुत सारी बातें करूंगा, ये विस्तार वाली है, समग्रता की सोच वाली है। और आप लोग युवा हैं, आप अब अनुभव ले रहे हैं, बहुत सारे अनुभव ले चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सबने अपने आप को विस्तार देना है। आपने कोई भी पढ़ाई की हो, कोई बीए पढ़ा होगा, कोई सामान्य जो भी पढ़ाई की, जैसे हम लोग हैं तो हमारा भी, मेरा व्यक्तिगत टेक्सटाइल इंजीनियर अलग विषय रहा है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने कृषि का कोई बीएससी एमएससी किया है क्या, मैंने कोई पशु विज्ञान किया है क्या, बीएससी एमएससी किया है, या बीएमएस आयुर्वेद का कुछ, वो सब नहीं है। वो मान के चलिए, हमको भी पता है, लेकिन आप अपने आप को जैसे बोलते हैं उसमें प्रस्तुत करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि हम अपने आप में आगे बढ़ेंगे तो हम ये सब चीज़ों को सही ढंग से जिसको बोलते हैं ग्रहण कर पाएंगे, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रास्पिंग ऑफ नॉलेज, अलग अलग चीज़ों को हम पकड़ पाएंगे। तो कृषि के अंदर, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताएं, और इतने सालों के अनुभव के बाद ये सारी चीज़ें सिद्ध होते जा रही है, तो इसमें हमारे ये सब जो कृषि की विधियां, इसके साथ साथ इसमें देशी बीज का महत्व है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे बोलते हैं जिनांतरित बीज, क्योंकि आप में से जैसे महाराष्ट्र में, कुछ आंध्र में होंगे, कुछ कर्नाटक, बीटी कॉटन एक महाराष्ट्र में, कंपनियां जो मोन्सांटो सिंजेंटा, ये सब विदेशी षड्यंत्र जो चलते हैं तो अलग अलग स्तर पे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो जैसे बोलते हैं सबका शोषण करने के लिए है, तो उन्होंने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको जिनांतरित बीज बोलते हैं, ये जानलेवा साबित हो गए। एक कपास आने से ही, भूमि खराब होने से उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई, कितने पशु पक्षी मवेशी मरने लगे, क्योंकि उसका जैसे बोलते हैं कि पेट फूलने लगा और समस्या होने लगी। तो हमको देशी बीज का संरक्षण और उसकी गुणवत्ता, और आपके साथ जब गोविज्ञान और ऐसी बड़ी वैज्ञानिकों की टीम है, मैं उदाहरण बता दूं कि जैसे अभी हमने कई अलग अलग फसलों का अभ्यास किया, तो ध्यान में आया कि उसको कर्क रोग रोकने की क्षमता है, कहीं उसको मधुमेह रोकने की क्षमता है, जैसे चावल में, बाकी चीज़ों, बाकी सब में अभ्यास किया, उसके विशेष प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट यानी वो बढ़ गया। तो कृषि, एक जैविक कृषि ठीक ढंग से अपना ली तो व्यक्ति रोग मुक्त होकर और एक सही दिशा में, और सबसे बड़ी बात कमाई की तरफ बढ़ी। और अब ऐसे किसान लाखों की संख्या में जिन्होंने रसायन पूरी तरह से छोड़ दिया। तो ये विधियां पहले इस पर ध्यान देंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्व का विषय है। और इसमें आपके सामने आदर्श उदाहरण, क्योंकि आप जितने कार्यकर्ता हैं, मैं क्रमशः एक एक चीज़ बताते जाऊंगा कि इसमें आपके पास, जैसे अभी ये समझो पेपर छपा है, इसमें आप देखेंगे किसानों के फोटो हैं, किसानों की जानकारी है, उनका खुद का अभिप्राय है, उनके अनुभव। अब आपके पास अपने क्षेत्र का ऐसा लेखा जोखा है कि आप, हम ऐसी पुस्तकें, जैसे हमने पुस्तक छपाई, ये रुग्णों के अनुभव और हमारे जैविक कृषि के अनुभव, मैं वो पुस्तक भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर जैविक कृषि के अनुभव की पुस्तक आपके ध्यान में आएगा कि लगभग, तो उसमें सारे किसानों के अनुभव सामने हैं। हमारे पास इस तरह का लेखा जोखा, जैसे होता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेस एंड मेनी फॉलोअर्स, यदि हमारे पास सफलता की कहानियां, जिसको यशोगाथा बोल सकते हैं, तो वो अन्य लोगों को प्रेरित करती है। कि मैं आज आपके साथ केवल तात्विक चर्चा करूंगा, मैं बहुत बनी हुई बातें, कल्पना की बातें, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता था, पूर्व में ऐसा था, हमारा देश वैसा, तो ये कोई कहीं भी मायने नहीं रखता। हम वर्तमान में जिएंगे, वर्तमान की बात करेंगे और धरातल की बात करेंगे, व्यवहारिक बात करेंगे, और जो घट रहा है, जो हो रहा है, और इसमें कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण या कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर, या कुछ जिसको बोलते हैं कि कुछ वृत्त कथन जैसा होता है कि बहुत रंग बिरंगा बना दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें ये पहले सावधानी रखनी है। हमारे पास ये किसान इस तरह के सफल करने वाले, और ये एक प्रकार की साधना है, क्योंकि इसमें हमको ऐसे चुनना है। आप अपने अपने क्षेत्र में अनुभव करते होंगे कि बहुत लोग नहीं सुन रहे, बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो स्थिति में भी ये काम खड़ा करना, क्योंकि पूरे प्रवाह के विपरीत काम करने की हमको आदत रही है और हम करेंगे। अभी आपको पता होगा, आपने जैसे शुरुआत की, तो मैं तीनों चीज की बात बता दूं कि 3 क्षेत्र अपने युद्ध के रहे हैं, युद्ध बोल सकते हैं, अंग्रेजी और अंग्रेजियत के विरुद्ध। सबसे पहले तो ये हमारी नस्लों की बात है, ये जो हमारी प्रजातियां हैं, आज संयोग से, जैसे भी परिचय में बताया, हम लोग जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय गोवंश आयोग में थे, और अभी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और अभी जीव जंतु बोर्ड का भी सदस्य हैं, पंचगव्य समिति, ये सब बातें। तो केंद्र सरकार की जो पशुपालन विभाग है, ये कभी भी इन नस्लों को, जैसे उन्होंने मान्यता नहीं दी, उन्होंने तो क्या किया, गाय को ऐसे प्रस्तुत किया दूध देने की मशीन, और उसमें फिर जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन या विदेशी गोवंश, उसको प्रस्थापित करने का केवल काम रहा, और हमारी नस्लों को उन्होंने दरकिनार किया। अब क्या हुआ है, अब पिछले 25-26 साल से स्वयंसेवी संस्थाएं सब काम कर रही, तो उनके ध्यान में आ गया, और ये दबाव जो जनता का, समाज का, तो अब उनकी भाषा बदल गई। ये देखिए जर्सी, आप जानते हैं, मैं फोटो खाली बता रहा हूँ। तो अब जर्सी और फ्रीजियन, ये सबको त्यागने का, ये पशुपालन विभाग भी अपने आप में काफी बड़े स्तर पर जाग गया है, और उनको ध्यान में आ गया। अभी वो बोलते हैं दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए, यानी लॉन्ग टर्म अप्रोच,
कि हमको देशी गोवंश ही बचाना, और उसमें भी दूध देने वाली, दूध न देने वाली। आपको ध्यान देना है कि सरकारी भाषा क्या चल रही है, स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट। अभी गोवंश जो सड़कों पर घूम रहा है, जिसको बहुत लोग बहुत हल्का शब्द बोल देते, बड़ा अनुचित होता है, लावारिस बोल देते, या हम उसको वास्तव में बोलते हैं निराश्रित गोवंश, या जो हमारा छुट्टा गोवंश। तो अब उसका मैनेजमेंट क्या करना है, स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट। अब उनके ध्यान में आ रहा है कि अब ये गोवंश भी उपयोगी है, बिना दूध का भी उपयोगी है, और जो अपने गोविज्ञान ऐसी संस्था है जहाँ से किसान लेने लगा है। तो पहली जीत तो हमारी हो गई कि देशी गोवंश की मान्यता हो। दूसरी बात, जैविक खेती। अभी नीति आयोग ने सितंबर में बहुत महत्व की कार्यशाला जो योजना आयोग की जगह बनाए, देशी खेती या प्राकृतिक खेती और गोवंश आधारित खेती, इस पर और बहुत विस्तारित भूविज्ञान बाकी सब ध्यान में आया, तो बोले हम ये सब चीज़ों को हमारे पोर्टल पर डालेंगे। इसको पूरा अंगीकार किया। फिर उन्होंने कृषि अनुसंधान परिषद, उसके महानिदेशक से बात की, बोले अब उनका पूरा बदला हुआ सोच था कि अब जैविक खेती, बिना रसायन की खेती, इसको अपना रहे, ध्यान में आ रहा है। क्योंकि कितने, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा किसान ये सब रासायनिक खेती छोड़ चुके हैं। 3.5 लाख की आत्महत्याएं, कितने आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे आधे जिले जल संकट में जा रहे हैं। तो अब उनके ध्यान में आ रहा है कि जैविक खेती समय की मांग है। और तीसरा, फिर हमारे ये जो पंचगव्य आप सामने देख रहे हैं, ये पंचगव्य की औषधियाँ, ये सब चीज़ें जिसको लोग दकियानुसिया कुछ बोल रहे थे, अब उनके ध्यान में आ गया कि यही टिकाऊ व्यवस्था रहेगी, तो हमारी तीनों क्षेत्र में जीतेगी। तो पहला खेती का क्षेत्र है, और उसमें हमारी ये विधियाँ देखिए, जैविक कृषि के अनुभव आप सामने देखिए। एक बार भाग्यनगर में, यानी हैदराबाद में 108 किसान, चारों दक्षिण राज्यों के, उनका सम्मान किया। तो जैविक कृषि के अंदर ऐसे किसान जहाँ जहाँ खड़े हो जाएंगे और देशी गोवंश का पालन करने वाले, और आगे जाकर अच्छे नस्ल का सांड रखने वाले, ये समझ लीजिए कि उस क्षेत्र का वो आदर्श नमूना है, आदर्श उदाहरण हमारे सामने हुआ। तो इसका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारे पास हमारे संगठनों का समन्वय, क्योंकि गोविज्ञान ये सब काम कर रहा है, संयोग से हमको इतने सारे संगठन से जिसको बोलते हैं तालमेल या संबंध रहता है। तो ये आयोग के लिए हमने संस्तुतियाँ बनाई, और ये संगठन जैसे हमारे संघ की गौसेवा गतिविधि से लेकर विश्व हिंदू किसान संघ से लेकर अक्षय कृषि परिवार से लेकर विद्यार्थी परिषद, दुनिया भर के लगभग 20 संगठन हमारे सीधे जो इस काम से जुड़े हुए हैं। और फिर ये अन्य हमारे जो अनुषंगी हमारे से जुड़े हुए सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन, स्वामीनारायण, प्रजापिता गुरु, दुनिया भर के ये भी कम से कम 25-30। अब इनका समन्वय हमने साथ दिया, क्योंकि अब सबका लक्ष्य समाज को कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो हमारा काम सरल होते जाएगा। उदाहरण के लिए, आप जिस क्षेत्र में, वहाँ संघ का गौसेवा प्रमुख होगा, जिला का होगा, प्रांत का होगा, विश्व हिंदू गौरक्षा प्रमुख, उसको जरा थोड़ा टाइट करिए, उसको बताइए भैया ये सब लेखा जोखा आपके साथ लेना है, बताइए कितनी गौशालाएं, कितनी सक्रिय गौशालाएं, कितना उत्पादन कर रही हैं, कहाँ गोवंश उपलब्ध है, कहाँ सांड उपलब्ध है। एकल विद्यालय ने 1 लाख गाँव का संकल्प आगे बढ़ा दिया है। 22 नवंबर यानी भोपाल में शुरुआत हो गई है, और संयोग से मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वहाँ सबको गोवंश के आधार पर ग्राम विकास का काम खड़ा करना। तो गोवंश लगेगा, सोच लगेगी, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, आप उसके लिए आगे प्रस्तुत रहेंगे। कोई भी संस्थान संगठन, जब हम तालमेल के साथ, जैसे बोलते हैं साथी हाथ बढ़ाना, हम अकेले कुछ करेंगे तो वो एक दिशा में, हमारा सोच ही व्यापक रहना चाहिए। क्योंकि मैं जिस लक्ष्य को लेकर आज जो सूर्या फाउंडेशन सीधे बात हो रही है, क्योंकि अडानी फाउंडेशन जैसे हम काम कर रहे हैं, तिरोड़ा में एक तिरोड़ा तहसील पकड़ी हो रहा है, लगभग 65 गांव में अच्छा परिवर्तन चल रहा है। और उन्होंने तय किया कि अन्य सब जितनी जगह उनकी कंपनियां, जहां पर उनका अडानी फाउंडेशन काम करता है, गोविज्ञान वाली सब बातें ले जाए। अभी गोड्डा में भी बहुत अच्छा काम सुबोध कुमार कर रहे हैं, रिलायंस फाउंडेशन कहीं लगा है, कहीं अलग अलग। अभी जैसे ध्यान में HCL जो नाडार जी का 700-750 गाँव उत्तर प्रदेश में। तो ये सब स्थितियां गोवंश को केंद्र में रख के आगे बढ़ानी है, तो उसमें सूर्या फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। ये सारे संगठन को लगना चाहिए कि सूर्या फाउंडेशन सबसे योग्यतम दिशा में, और वो हमारा नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है। तो इसके साथ हम तालमेल बिठा लेंगे। ये कृषि के बाद, क्योंकि कृषि में ये जैसे मैंने सब फसलों की बात की, और आपको ध्यान देना है कि मिश्र फसलें, जैसे अब तिलहन, दलहन, बहुत सारी चीज़ें होती है, मसाले से लेकर बाकी चीज़ें। अब किसान तो एक तरफा, जैसे यहाँ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो तुअर, मूंग या उस पर लग जाता है, खास करके कॉटन यानी कपास, तुअर और सोयाबीन। अब ये बहुत जगह पे एक तरफा है, जिसको बोलते हैं कैश क्रॉपिंग, तो मल्टी क्रॉपिंग या बहुआयामी फसलें, वो सब पे आगे ध्यान देना पड़ेगा। वो एक बहुत महत्व का विषय, लंबा विषय है, उसको आगे बढ़, अब मैं तो खाली संकेत कर रहा हूँ। तो ऐसी सब चीज़ों, क्योंकि अब जड़ी बूटी की खेती भी ध्यान में आ रही है। अभी जैसे लोगों को गिलोय का महत्व समझ में आएगा, अड़ुलसा का, वसा का महत्व समझ में आ गया, अन्य फिर बहुत सारे अश्वगंधा से लेके शतावरी से लेके बहुत सारी चीज़ें। तो ये ग्रामीण क्षेत्र का वरदान है, और हर प्रांत में ये सब बहुत सारी फसलें लेनी पड़ेगी, तब लोगों को आयुर्वेद और समझ में आएगा गहराई से, और उसका पालन, क्योंकि हमारी ग्राम वैद्य की परंपरा साथ साथ में चलेगी। अब इसका जो दूसरा विषय है, क्योंकि गोवंश से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि हम कृषि की बाकी बात कर रहे हैं, तो पंचगव्य आयुर्वेद है। अब ये पंचगव्य आयुर्वेद, ये किसान के लिए दूसरा वरदान है।
क्योंकि गोवंश का हम एक तरफा केवल कृषि या केवल कोई उद्योग ऐसा नहीं, ये देखिए ये पंचगव्य आयुर्वेद वाला विषय है। अब ये पंचगव्य आयुर्वेद जो हमारे भारतीय देशी गाय जो कंधे कपूत वाली, जिसको अंग्रेजी में बॉस इंडिकस बोलते हैं, जिसका गोबर गोमूत्र दूध दही घी छाछ ये बड़ा वरदान है और ये बहुत औषधि वाला है। और इसके ऊपर विस्तार से, क्योंकि नागपुर के अपने देवलापार के केंद्र की शुरुआत से जो लोगों में प्रसिद्धि या लोकप्रियता, क्योंकि समाज जरा लोभी होता है, तो ये जैसे गोमूत्र अर्क पहले बनाया कितनी अंतर हो खाद्य संपर्क, तो ये गोमूत्र अर्क जो है ये इतना ज़्यादा प्रभावी, और केवल गोमूत्र की भाप ठंडी की हुई है। और इसमें भी हमने जो मिट्टी का पात्र आपके सामने है, ये गांव के लिए बड़ा आदर्श है कि हम ग्राम की परंपरा में कैसे इसको गांव में बना सकते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, बहुत लोगों को पता है, वहाँ पे अपनी झिंझोली सब जगह रखा है कि हमारे गोमूत्र का जो अर्क का बनाने की विधि है सामान्य विधि से, अब इसके कई देशों के पेटेंट लिए। अब ये देखिए, ये इसकी बनाने की विधि बहुत सरल विधि है। गोमूत्र ये आप देख सकते हैं विधि। अब गोमूत्र आयुर्वेद की दृष्टि से जो गुणधर्म है, ये मैं निघंटु रत्नाकर का श्लोक खाली आपको शॉर्ट में बता दूं, जो आपको भी ध्यान में रखना है और आपको गाँव के अंदर और सब जगह, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे लोगों को इसका विश्वास दिलाना है कि गोमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक, मल का भेदन करने वाला, किंचित मधुर सारक, ये सब बहुत सारे गुणधर्म दिए हैं। वैज्ञानिक बोलता है 100 से ज्यादा पेटेंट हो सकते हैं, 5 से ज्यादा तो हो चुके हैं। ये इस समय बहुत बड़ा वरदान है आपको। जब मैं कृषि की बात, अब चिकित्सा की या हमारे स्वयं के स्वास्थ्य की बात, ये सब हम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि गांव में व्यक्ति एक सामान्य सोच रखिए कि किसान या किसान का परिवार बीमार हो रहा है। अब आप सोचिए कि गांव में ठेठ दूर दराज की कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लाएगा, कौन वेंटिलेटर लाएगा, और कौन सी बात होगी। वो तो बेचारा घबरा के ही, जैसे बोलते हैं, दम तोड़ देगा। वो सोचेगा मुझे ये सब कहाँ से, और ये इतनी राशि, जैसे बोलते 2 टाइम का वो किसान अन्नदाता अन्न को तरस रहा है और उसको ये सब इलाज की यदि हम बात करेंगे परेशान हो जाएगा। उसको वहीं पर सुरक्षित रखना है, उसको वहीं पर, जिसको बोलते हैं आजाद करना है, या उसको एक अंदर से सही अर्थ में स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जरा। तो ये जो पंचगव्य की बात है, इसमें ये गोमूत्र का प्रभाव, क्योंकि बंगाल की गाथा के बीच में गोमूत्र का चिकित्सा में बहुत जबरदस्त, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में उनको बताया, बाद में धीरे धीरे उसमें सुधार कर लिया कि उबाल के ठंडा करके लेना है। पहले डायरेक्ट, क्योंकि हम भी डायरेक्ट लेते बहुत बार, लेकिन स्वस्थ देशी गाय का, तो देशी गाय का गोमूत्र उनका जब पान शुरू हुआ तो उनके ध्यान में आया कि केवल गोमूत्र लेने से उनके 2-5-10 हज़ार महीने के इलाज के खर्च बंद होते थे। और फिर उसमें मंजन धूप से लेकर इतनी सारी सामग्री बनने लग गई। तो ये गोमूत्र, पहली बात आपको ध्यान देना है कि ये अल्कलाइन, जिसको बोलते हैं, क्षारीय है। मैं थोड़ा कोरोना संबंध में विशेष बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप, क्योंकि अभी उसके लिए माननीय भैया जी जोशी जी के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्यशाला 22 अप्रैल को की, और अभी देश भर में ये विषय आगे बढ़ रहा है। ये क्षारीय है, अंग्रेजों ने अल्कलाइन वाटर बनाया, पूरी दुनिया में उसको प्रसिद्ध करते हैं। ये स्वभाव से अल्कलाइन यानी क्षारीय है, क्योंकि ये जो कोई भी वायरसेस होंगे ये क्षार में नहीं टिकते, खत्म हो जाते हैं। अब इसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु नाशक गुणधर्म है। और सबसे बड़ी बात, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 गुना से ज्यादा बढ़ाता है, 104% तक करता है। तो ये अपने आप में वरदान हो गया। अभी गुजरात से लेकर कई राज्यों में ये गोमूत्र से कई कोरोना रोगी, यहाँ पर मैंने जानबूझ की कुछ रिपोर्ट्स रखी है, देखिए कोरोना के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र है, भूविज्ञान यही सब शोध कर रहा है कि ये रोगी 3 दिन में बिना दूसरी औषधि के जल्दी बाहर आ गए। तो किसान के लिए बड़ा वरदान है, उसको गोमूत्र का महत्व, यानी कहीं भी गोमूत्र बेकार जा रहा है वो दिमाग से हट जाए, किसान को ध्यान में आए। क्योंकि आपने कहीं अनुभव किया होगा, मैं आपको चंडीगढ़ पंचकुला की बात बता रहा हूँ, वहाँ 45 रुपए लीटर, राजस्थान के सिरोही में 50 रुपए लीटर गोमूत्र, लोग सामान्य गोमूत्र खरीदने लगे। और अर्क सामान्य स्थिति में 350 रुपए लीटर है। कीट नियंत्रक वो भी, ये भी 350-400 गोमूत्र नीम का। यानी गोमूत्र जब खुले में 50 रुपए तक पहुंच गया तो किसान क्यों उसको बेकार जाने देगा। तो किसान को झेलना है, समझना है। तो ये गोमूत्र बड़ा वरदान है। इससे हमने चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कई महामारी या प्रकोप के समय इसके जबरदस्त प्रभाव गांव-गांव में रहे। मैं एक दतिया गांव का नाम बताता हूँ आपको, ग्वालियर में, कभी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ के कार्यकर्ता ने, वहाँ किसान जो संपर्क में आया, ये किताब मंगाई, ये भेजी, और फिर जब उनसे बातचीत की तो बोले 2000 बस्ती के गाँव में जब गोमूत्र दिया गया तो सारा गाँव चिकनगुनिया से लगभग 75% ज्यादा लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और ये देश भर के कई क्षेत्रों में ध्यान दें। अभी ये स्थिति कोरोना में, तो पहला ये वरदान है।
यानी करना है, घरों में, अपने घरों में, शहरों में, फ्लैटों में, सब जगह करना है। और तीसरा, देशी गाय का घी नाक में लगाने, जिसको नस्से बोलते हैं। पंचगव्य घी जहाँ बहुत जरूरी उसका सेवन, उसको भी नाक में लगा सकते हैं। ये 4-5 चीजें, और इसका हमने गाइडलाइन यानी जिसको बोलते हैं हमारा एक मार्गदर्शिका, क्योंकि गो विज्ञान ने पहले भी इसके बारे में हमने उसकी मार्गदर्शिका बनाई, और ये अभी देश भर में बहुत लोकप्रिय और ग्रामीण क्षेत्र में ये वरदान है। और आपको इसके अनुभवों का संकल्प, अभी गोपाल जी जैसे हमारे सुतारिया जी, आपको मैं थोड़ा नाम एक दो बार आ सकता है, बंसी गिर गौशाला, चारों क्षेत्र बहुत जबरदस्त महारत से काम चल रहा है। पहले देशी गिर से शुरू हुआ, वो चल ही रहा है। अच्छा, जेंजुआ घास, बहुत सारी बाकी चीजें की उसमें, कुछ अभी जैसे हीरामणि होती है, नेपियर होती है, बाकी घास। उसके बाद अभी विशेष करके गोकृपा अमृतम, ये गोकृपा अमृतम का आप साहित्य देख सकते हैं कि इसके ऊपर विस्तार से उन्होंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने क्या ना, ये गोकृपा अमृतम आपको बता दूं, ये देखिए साहित्य। और उसके साथ साथ अभी पंचगव्य की किट, ये सब ऐसी औषधि की किट, गोमूत्र, आसव, बाकी सब चीजें उसका उपयोग करके उन्होंने लगभग 50,000 के आसपास रोगियों को ये पहुंचाया। ये अभी मात्र 2-4 महीने की बात बताऊं, पिछले साल से ही चल रहा है। उस पर अभ्यास, उस पर पूरा सिस्टमेटिक स्टडी, इस तरह के सारे दस्तावेजी पूरा संकलन, हितेजी जानी वहाँ जामनगर आसपास में ऐसे सब टीम कर रही है। तो ये पंचगव्य बहुत बड़ा वरदान है। और किसान का जैसे बोलते हैं बीमारी से छुटकारा, ये जो औषधि ये सब बराबर उपयोग कर रहे हैं तो उसको ध्यान में आ जाता है कि मुझे किसी एलोपैथी या बहुत उसके चक्कर में पड़ने की, जो हमारी वास्तविक परंपराएं थी, और ऐसी प्रकोप या ऐसे बहुत सारी महामारियों को कई झेला है, ये पंचगव्य पर आधारित उसकी जीवन पद्धति आ जाएगी। जिनकी आ गई है उनका भी आप अभ्यास करेंगे तो आपका अपना दोस्तों विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। तो ये चीजें, इसमें कई सामग्रियां हैं, जैसे गोबर से मंजन बन रहा है, इसमें मेदो और इसमें कई चीजें को शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये बहुत सारी अधिकतम किसान बना सकता है, बना रहा है। हमारे पास 47 का लाइसेंस है, ये मैं सब उत्पादन आपके सामने लिस्ट है। इसमें से अधिकतम किसान खुद बहुत सारी बना सकता है, बनाने लगा है, और बहुत सारी तो बिक्री भी कर रहा है, यानी इसका उद्योग भी खड़ा किया। अब इसमें ये जो पंचगव्य के उत्पाद हैं, ये किसानों को जैसे बोलते हैं पहले राहत देने वाले, उसका इलाज पर खर्च शून्य करने वाले, ऐसे किसान कई जगह पे ध्यान में आए, कई प्रांतों में वो बोलने लगे कि अब हमको डॉक्टर की तरफ देखना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, इसमें पूरी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं और उनका जीवन बहुत सुखकर बहुत ठीक हो रहा है। और इसके बाद इसमें जो जैसे देशी गाय का दूध है, घी है, आपको विशेष ध्यान देना है। केवल A1 A2 बता दिया, आज आया आपको पता होगा कि देशी गाय के दूध में A2 नाम का विशेष प्रोटीन है, जो हृदय रोग, ऑटिज्म बोलते हैं, मस्तिष्क का कैंसर, इसको रुकता है, मधुमेह को रुकता है। और हमारी गाय के दूध में ही ये विशेष तत्व, विदेशी गाय में A1 नाम का बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसके आगे हमारी गाय में स्वर्ण क्षार है, दूध में भी है, गोमूत्र में भी, यानी आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। वो हमारी पौष्टिकता के साथ स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले, हमारी जिसको बोलते हैं धारणा शक्ति, हमारा विकास करने वाले, हमारे देशी गाय के घी में भी वो विशेष तत्व आ रहे हैं। हमारे जो देशी गाय का छाछ है, छाछ तक्र जिसको बोला है, उससे तक्राइश भी बन रही है। तो ये पाचन से लेके सारी जो चीजें हैं, ये हमारे देशी गाय के दूध की महत्ता है। विदेशी गोवंश को मांसाहार खिलाया, उसको खतरनाक इंजेक्शन दिए, ये आप इंजेक्शन देख सकते हैं, वो मोंसांटो, सिंजेंटा, जो विदेशी कंपनियां बहुराष्ट्रीय, देखिए इसके कारण उनका दूध कैंसर कारक वो सिद्ध हो गया। ये गांव वालों को बताना पड़ेगा। हम ये सब काम कर रहे हैं, हमको महाअभियान में इसमें लग जाना है, और जहां हमारे पैर पड़े, जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, वहां से विदेशी गोवंश और ये विदेशी षड्यंत्र वाले जो सारे करके वो हटने चाहिए। इतनी सोच के साथ, इतना गहराई में हमको काम, और इस तरह का प्रभावी कार्य, और इस तरह का प्रभावी वहां पर हमको जिसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, और हमारे पास इन सब के इस तरह के ये सब बहुत सारे कागज, चूंकि आपने देखा होगा, ये थोड़ी मेरी आदत रहती है, मैं बहुत सारे दस्तावेज जानबूझ के रखता हूँ, आपको बताते रहता हूँ, ये हमारे पास होने चाहिए, उसके ध्यान में आना चाहिए। तो किसान को ये सब महत्व बताना है। तो विदेशी गोवंश में क्या समस्या है ये भी साथ में, क्योंकि पंचगव्य का मैं पहले उसको विषय पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद उसका जैसे दूध की बात बताई, गोमूत्र के अंदर, गोबर के अंदर, हर एक में जो विशेष तत्व है वो देशी गोवंश में है, और इसका गो विज्ञान ने विस्तार से अभ्यास किया। अभी गुजरात में गोबर से स्नान शुरू हुआ, गोमूत्र से, बाकी लोगों ने प्रश्न खड़े कर। अब वो प्रश्न को उत्तर देने के लिए जगह नहीं है, लोग सुन रहे, लोग गुमराह कर रहे, कोई इधर उधर उसको बहका रहे। और आज आपको पता है कि ये गूगल है, बाकी बहुत सारा प्रसार माध्यम। तो हमारे पास, मैंने पिछली बार भी गौतम जी सबको आग्रह किया था कि झिंझोली में हमारा इस पूरी जानकारी, ज्ञान का संकलन और अलग अलग स्थानों पे भी रहे, क्योंकि हम एक आगे जाके ये बोल सकते हैं कि
वो गो विज्ञान की केवल कार्यशाला नहीं, एक विश्वविद्यालय जैसे स्तर पर हमको आगे काम ले जाना है। वो ऐसा नहीं कि एक जगह पे, जैसे बोलते हैं आजकल वो अलग अलग जो ग्रामीण विश्वविद्यालय होते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारा भी ऐसा कुछ रहे कि हमारा ज्ञान का संकलन एक जगह पर, उसका फिर विस्तार अलग अलग स्थान पर उनको ध्यान में आए, तो लोगों को स्पष्टता हो जाएगी। तो ये सब उत्पादन, इसके प्रशिक्षण का मार्गदर्शन, और इसके साथ साथ इसके अंदर पारंपरिक, जैसे मनुष्य की चिकित्सा है, इसमें हम वैद्य को जोड़ेंगे, ग्राम वैद्य को बढ़ाएंगे, उनको प्रशिक्षण करेंगे, और साथ साथ में हमारे जो बोलते हैं पारंपरिक पशु चिकित्सा पे भी ध्यान देंगे। अभी जैसे मनुष्य में चिकित्सा में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, तो ये अभी तो समय लोग बहुत सारा भूल गए, जब एलोपैथी का प्रकोप आगे बढ़ा, एंटीबायोटिक इसका जो ज़्यादा दुरुपयोग या ज़्यादा अनावश्यक उपयोग शुरू हुआ, तो उसमें ध्यान में आया मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर के केसेस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, सब सामान्य बातें जो आपको ध्यान में लेनी चाहिए। रोगी पर औषधि काम नहीं कर रही, और डॉक्टर क्या कर रहा है, वो आपको और छल में या लोगों को और बेवकूफ़ बना रहा है, और जैसे पहले 1 मिलीग्राम दे, 1000 मिलीग्राम की दवाई दे, वो परेशान है, और उसके कई जैसे किडनी खराब हो रही, ये खराब, वो खराब हो रहा। तो ऐसी स्थिति में वो रोगी त्रस्त है। और अब पशुओं में भी वही स्थिति आ रही है जिसको मल्टीपल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसके अंदर एनडीडीबी ने प्रयास किया और उन्होंने पारंपरिक पशु चिकित्सा को आगे बढ़ाया है आयुर्वेद की दृष्टि से। जैसे जख्म पर हमने जाते घृत लगाए, ये ऐसे बहुत सारे घृत होते हैं, तो ये हमारे घृत के नमूने हैं। तो गंधा घृत लगाया, पूरी जख्म ठीक। गोमूत्र पान किया, अभी आपने पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में देखा लंपी रोग आया, तो गोमूत्र का, इसको गोमूत्र भी पिलाया गोवंश को, उनके ऊपर उनको जड़ी बूटियां, गिलोय के पत्ते, नीम के पत्ते, अड़ूसा के पत्ते, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां उसको जैसे बोलते चूरा करके पूरा लंपी रोग यहाँ पर बड़े पशु विज्ञान ने देखा पूरा नियंत्रण में। खुर पका, मुंह पका, ये भी हमने यहाँ पर देखा। गोवंश को धुआं किया, क्योंकि वो एंटीवायरल होता है, ये कंडों से इससे धुआं किया थोड़ी पत्तियां वगैरह डालकर, और आगे गोमूत्र से उसको धोया, क्योंकि ये एंटीबायोटिक यानी डेटॉल है, उसकी जगह बहुत बड़ा अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ उधर जाते दिख रहे थे गंदा घृत लगाया, तो खुर पका, मुंह पका, इनको रोक पाए। अब ऐसे सब काम आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरागत ज्ञान की परंपरा रही है। इस पर भी एक प्रकोष्ठ, इस पर ध्यान देंगे और इसका लेखा जोखा, तो ये काम बहुत महत्व का रहेगा। इसके साथ साथ ये जो पारंपरिक पशु चिकित्सा, फिर इनका आहार, इनकी देखभाल। अब ये देखिए, एक गोवंश के अन्य उत्पादन, ये सब आपके सामने है, क्योंकि मुझे बहुत बार प्रेजेंटेशन वगैरह वो कैसा है इसमें करना, तो मैंने जानबूझ के ये सब ऐसे तैयारी रखी है। देखिए, ये गोबर से कितनी चीज़ें बन रही है। अब ये सब एक बहुत बड़ी परंपरा देश में शुरू हो गई। आप यदि गांव-गांव में ये सब ले जाएंगे, अभी इसका बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। हम ये सब काम श्रेष्ठता से कर सकते, करवा सकते, क्योंकि हमारे केंद्र है, हमारी व्यवस्थाएं शहरों से जुड़ी हैं। आप लोग शहरों में, बहुत सारे लोग फिर ग्राम में, तो उनको ये बाजार आराम से मिलेगा और बाजार उपलब्ध है। अभी जो लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको इस सब में फुर्सत नहीं है, इतना काम मिल रहा है। एक एक जन को 3-3 हजार मूर्ति एक एक व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि लाखों लोग इन सब का, जैसे गणेश मूर्तियों से लेके प्रतीक चिन्ह से लेके सारी चीजें जो उपयोग होती है। अभी दिए का आपने अभियान देखा, कामधेनु आयोग और हमारे वल्लभ भाई जी सबने लगाया, तो करोड़ों दीपक बिक गए, करोड़ों हैं। वो तो शायद पूरा तो ऐसा लग रहा था कि 100 करोड़ की संख्या पार हो गई, ऐसी स्थिति हो रही थी, यानी दीपकों की संख्या। तो ये बहुत बड़ा महाअभियान हम गोवंश के इस सब उत्पादन का, जो बड़ा रोजगार का केंद्र है। और इसमें जैसे हमने गोबर गैस की सामान्य बात बताई, बड़े स्तर पर गोबर गैस से बिजली जनरेशन हो रहा है, जहाँ बैलों का ज़्यादा उपयोग, वहाँ बाकी सब काम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जैसे अब ये धूप बत्ती है, अब अगरबत्ती के धुएं में कैंसर हो सकता है, धूप बत्ती इसका धुआं, इसमें बताया कि मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबोर्न बैक्टीरिया, यानी हम यज्ञ में यदि कोई अग्निहोत्र कर रहा है तो उसके क्या परिणाम है, इस धूप के क्या परिणाम है, ये सबके बहुत सारे शोध हो गए। ये शोध भी आपके ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ आप तथ्यात्मक जब विवरण देंगे तो किसान और गोपालक आप पर और ज़्यादा विश्वास करें। आज आपको पता है कि जो लोग काम में लगे, वो सब जैसे बोलते हैं मोबाइल सबके पास पहुंच गया। पहले दूरदर्शन की बात होती थी, अभी बहुत जगह तो कंप्यूटर, बहुत सारी बातें, यानी उसको ये सब जानकारी कहीं कहीं से इधर उधर सुनता है, कुछ ये करता है। आपके पास ये सब पूरा, जिसको बोलते हैं मसाला बोलिए, पूरी सब जानकारी रही, तो आपका विश्वास उधर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा ये बहुत सारा तथ्यात्मक और बहुत सही और ज्ञानपरक अनुसंधान के बाद वो जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह की सारी विधियाँ, और इसमें थोड़ा और विशेष काम जो हमको करना है कि अभी जैसे मैंने चिकित्सा की बात की, पंचगव्य आयुर्वेद की, तो वैद्य जोड़ने पड़ेंगे,
गोवंश के इलाज की बात है तो कहीं पशु वैज्ञानिक, हम ग्राम वैद्य खड़े करेंगे, हम बाकी सब खड़े करेंगे, लेकिन जो अभी तकनीकी दृष्टि से जो काम में लगे हैं, कृषि में कुछ बीएससी एमएससी हो सकते हैं, कुछ जो देश के प्रति संजीदा जो सोच रहे हैं, ऐसे लोग अपने अलग अलग स्थानों पे जुड़े भी हैं, लेकिन और ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें तो वो ग्रामीण व्यक्तियों को सही ढंग से प्रशिक्षित मार, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पुस्तकीय या बाकी जगह का ज्ञान और वो इस चीज़ों को पकड़ रहे, ध्यान में दे रहे, तो हमको ग्राम वैद्य खड़े करने में आसानी हो जाएगी। हमको ऐसे कार्यकर्ता, क्योंकि आपके साथ जब मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ तो कार्यकर्ता का गुण होता है देखे और दीवाना कर दे, जाने क्या उनको जादू आए, शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी कुछ छुआए। ये मैंने, ये मोरारी बापू हमको कथा में बोलते तो बड़ा मार्मिक है, ये कार्यकर्ता का गुण होता है। ये सब जो विशेषज्ञ मैं बता रहा हूँ ये सब जोड़ने हैं, जोड़ने इसलिए कि फिर ये विशेष ध्यान देकर, अभी जैसे डॉक्टर बलराम जी साहब हमारे पशु वैज्ञानिक जो इसी पद्धति से पढ़े, लेकिन उन्होंने पारंपरिक पशु चिकित्सा बहुत महारत हासिल की, उड़ीसा भुवनेश्वर रहते हैं, अभी उनके यहाँ भोजन भी करके आया 3-4 महीने पहले, उनकी बहुत जबरदस्त पुस्तिका है। ऐसे बहुत लोग देश में कर रहे हैं, तो ये पारंपरिक पशु चिकित्सा में इस तरह का काम बढ़ गया है। वैद्य इसमें जो काम कर रहे हैं कि ये पुस्तकें जो अपने गो विज्ञान से प्रकाशित हुई, 12 भाषा में प्रकाशित हुई, अब ये सब चीज़ें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर इसमें गो आधारित ग्राम विकास, हमारे ललित जी ने बाकी सब पुस्तकें लिखी कि ग्रामवासियों को ये मौलिक साहित्य अच्छी उनकी भाषा में, सरल भाषा में, और एकदम न्यूनतम कीमत, या जिसको बोलते हैं कहीं हम भेंट भी दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो जो अज्ञान के अंधकार में परेशानी में था उसको हम एक राहत दे देंगे, उसको दिशा दे देंगे। इसमें कुछ अन्य थोड़े से काम बता के फिर बाद में हम प्रश्नोत्तर पे जाएंगे। अब ये देखिए, ये गोचर का विकास है, ये लाकोड़िया स्थान है राजस्थान में, जहाँ 58 गाँव पर लक्ष्मण सिंह ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। मैं गया हूँ वहाँ पर, और देखिए दूध से लेके बाकी सब पूरा है ना, गांव में आप देख सकते हैं, जो रेगिस्तान में, मरुस्थल में आप गर्मी में पानी देख सकते हैं, और वो गांव के पूरे परिवर्तन, ये पूरा गांव की स्थिति है। आप ये देख लीजिए, पूरा हरा भरा, और जो मरुस्थल का इलाका उन्होंने पानी से लबा और सब बदल दिया। अब ऐसे विशेष काम जिन लोगों ने किए हैं, इन कामों को देखना है, इनको हम कितना विस्तार दे सकते हैं, इसकी शाखा प्रशाखा, इसकी वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये कार्य हम करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि गोवंश वो कहीं भी, अब जिसको बोलते हैं उपेक्षित या परेशानी का शिकार नहीं, उसकी तरफ फिर हमने चारे की बात की, अच्छे चारे, पौष्टिक चारे कौन से होंगे, ये सब काम अलग अलग संस्थाएं, कुछ गौशालाएं, कुछ व्यक्तिगत कार्य चल रहे हैं। हमारा जितना आपसी तालमेल, आपसी जानकारी का, सूचना का आदान प्रदान बढ़ेगा, ये काम सिद्ध होते जाएंगे। इसमें मैं कुछ अंत में कुछ बातें, क्योंकि जो स्थितियां जो देश में चल रहा है, ये बहुत सारे लोग परेशान हैं, अभी भयग्रस्त हैं, निश्चित रूप से बहुत लोगों के परिजन, आप लोगों से भी मैं सबके स्वास्थ्य की उसकी कामना करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि इसमें कुछ हमारा, जैसे बोलते हैं अभी धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष होता है, तो जैसे मोरारी बापू हर समय आग्रह करते, कथा में कहीं ना कहीं वो 9 दिन की कथा में एक बार आग्रह करते थे 11 हनुमान चालीसा। मेरा व्यक्तिगत भी मैंने अनुभव किया कि उसके बहुत अच्छे परिणाम, जैसे हमने कोई भी कार्य किया तो कभी हमने हनुमत शक्ति जागरण की बात की, कहीं श्री राम महाशस्त्र या श्री राम नाम का जाप की बात की, ये सब बल देने वाले हैं। आपसे पहले गोवंश की बात कर रहा हूँ, तो पहले आपको ध्यान देना है कि गाय के बारे में गीता प्रेस के गोसेवांग में बड़ा स्पष्ट लिखा है, सुबह गाय के दर्शन किए तो सारे पाप नष्ट होते। गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, गाय के चरणों की धूल मस्तक में लगाई तो सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है, और गाय के घी में चेहरा देखा उसका भाग्य देता है, और गोरोचन जो गाय के पित्ताशय में मिलता है उसका तिलक लगाए तो उसको राज तिलक जितना महत्व है। और अंत में लिखा है कि गो भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो पहली बात रहेगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपकी जीवनचर्या, दिनचर्या बड़ी आदर्श बने, वो केवल बातों की जमा खर्च वाली नहीं हो, सही अर्थ में आपको आनंद हो कि मैंने मेरा जीवन पूरा बदल दिया, यानी आप घर या जहाँ केंद्र है, जहाँ भी आप हैं वहाँ एक आदर्श जीवन पद्धति की तरफ, और रोज आप जहाँ भी हैं कुछ ना कुछ गाय को खिलाएं, गोग्रास प्रयास करें कुछ खाने अल्पाहार के पहले। देखिए आपके जीवन में कितना आमूलाग्र बदल आएगा। आज जितना भी काम हम जो भी कर पाए, जो जहाँ तक पहुँचे, केवल और केवल गौ माता की कृपा, वास्तविक। अभी आज जैसे 1.25 साल हो रहा है, अब हमारे बहुत सारे साथी लोग जिनको डॉक्टर ने बता दिया, घबरा गए, घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं, अब हम तो गोवंश को यहाँ नहीं बोल सकते आज तालाबंदी, खाना नहीं देंगे, चारा नहीं देंगे, हमको हर समय और ज्यादा चक्कर आएंगे। नागपुर से 71 किलोमीटर है, ऐसे बहुत लोग है कार्यक्रम में, मेरी भी व्यक्तिगत नहीं, वैसे बहुत लोग हैं जो पिछले वर्ष से लगातार, और बाहर गांव के भी बहुत जगह प्रवास सब चलते अविरत चलते। तो ये जो ये समस्या, ये कोरोना का भीषण संकट, इससे घबराहट, तो ये भय मुक्त समाज खड़ा करना है, तो उसको जैसे बोलते हैं अंदर से हम, वो गायत्री परिवार बड़ा अच्छा गीत है, फिर अपने गांव को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे।
तो ये प्रक्रिया में हमको जाना है, ये खड़ा करना है। तो इसलिए नित्य गौसेवा का संकल्प हमारा बने। गाय के पेट पे आपने देखा लोग सहला रहे तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। माताओं बहनों को, गर्भवती माताओं को 1-2 दिन पहले गोमूत्र या गोबर का रस से मिला कर दे रहे तो सामान्य प्रसूति। ये संकेत इसलिए कर रहा हूँ कि ये गोवंश में इतनी छिपी हुई बातें हैं जो अभी एक समय 1 घंटे के सत्र में नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ा विस्तार वाला कार्य है। ये सब हो रहा है और इसको वैज्ञानिक दृष्टि से परखा गया है, बहुत सारे दस्तावेज सामने हैं। तो ये बदलेंगे तो ये चित्र आपके सामने है कि गोवंश जो बोझ में आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और ये जो गोवंश लोग नहीं चाहते, ये स्थितियाँ बदलेंगी। तो हमको ये प्रक्रियाएं बदलनी है। ऐसे किसान, ये महाराष्ट्र का किसान है, इसकी आय इसने 6 गुना बढ़ा ली। माननीय प्रधानमंत्री को 2 गुना बढ़ाना है, 5 से 6 गुना बढ़ा ली। 1.6 एकड़ वाला है। तो ऐसी स्थितियां हम कर सकते हैं। तो अपने अंदर वो वीरता का, शौर्य पराक्रम का भाव कि हम ये सब काम को असंभव दिखने वाले या लोगों के अंदर जो अलग अलग सोच, अभी इसमें काफ़ी सकारात्मकता आ गई है, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने प्रयास किया है कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम असरकारी है, जिसको बोलते हैं स्वयंसेवी संगठन, वो असरकारी कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा प्रभावी करेंगे और वो आधारित स्वावलंबन इसको गति देंगे। हमारे मनीषी जन, जैसे मैंने कुछ संकेत किया तो परंपरा गुरु जी बोलते थे गाय हम एकत्र ला सकती है, तो हम एकत्र मिलजुल कर ये सारी व्यवस्था को खड़ी करेंगे और इस विषय को जितना जल्दी जितना आगे ले जाएंगे। और कोई गांव नहीं, मैं अंत में बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत मैंने भैया जी से बातचीत होती जब वो शंकर जी हमारे अभी वो से इस पद से नियुक्त हुए, तो उनको बताया था लगभग 2 साल पहले कि हम 3 वर्ष में 1.5 लाख गाँव तक में इसको परिवर्तन को लाएंगे और 1 लाख गाँव का एकल का संकल्प हो गया है। तो इन सब में आप सबकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, आपको ही ये सब करना है, आपके माध्यम से होगा। कुछ बातें जो हम बड़े स्तर पर बिक्री करना चाहते हैं, जैसे समझो ये औषधि जो आपके सामने है, अब इनका ही समझो हमको बड़े स्तर पर बिक्री करना है, तो निश्चित रूप से उसकी लाइसेंस को, उसकी प्रमाणीकरण, उसका एक आगे की पूरी प्रक्रिया है, पंजीकरण वगैरह करवाना आवश्यक जब बड़े स्तर पर। लेकिन जब हम केवल अभी ग्रामीण स्तर और हमारे आसपास के क्षेत्र में वितरण करना है, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद के वैद्य को औषधि बनाकर देने का कानूनन अधिकार है। जैसे आज भी आप वैद्य देखेंगे कि पूरे देश में बहुत जो पुराने हैं और अभी के भी बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे काढ़ों, बहुत सारी चीजें जो बना रहे हैं, वो उनको कानूनन अधिकार है। और अभी जैसे हम मंजन से लेके बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तो गांव में हम अंतर्गत और 2-4 गांव तक है ना, हमारा बहुत छोटे स्तर पर उसका काम है, जैसे बोलते हैं 1-2 लाख की कुछ महीने की बोलो, ऐसे इसके आसपास का, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं, उसको मान्यता है। और धीरे धीरे हम खादी ग्रामोद्योग के अंदर, उसको कुटीर उद्योग के अंदर और ज्यादा मान्यता मिल जाएगी। लेकिन जब बड़े स्तर पर, जैसे बड़ी गौशाला नागपुर की जैसे है, या गायत्रीपुरा की वहाँ की सेंधवा की गौशाला, या गायत्रीपुरा की वहाँ शांति कुंज हरिद्वार है, कहीं की भी, तो उन गौशालाओं को जब बड़े स्तर पर करना है तो उनको लाइसेंस देना प्रक्रिया देना जरूरी है। और दूसरी बात, खाद और कीट नियंत्रण, इनको कोई आवश्यकता नहीं है और ये प्राकृतिक उत्पादन है, इसके अंदर आप बहुत तरह से आगे बढ़िए। और ग्राम स्तर पर ये सारी चीज़ों को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं घबराहट की बात नहीं, उसको आगे बढ़ाइए। पहले जैसे बोलते घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, ये हमको साकार करना है, इस तरह आगे साथ में हो। क्या है, हम सबको मिलकर जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में, ये भूमिका रखनी है सब लोगों ने। हम बोलते हैं संघ में कि राष्ट्र स्वा राष्ट्र दम नो, हम दिन 4 रहे ना रहे तेरा वैभव, ये सब जो चीजें हैं ये साकार करनी है। तो इसलिए सबने संकल्पित होना है और ईश्वर से प्रार्थना करने की उस संकल्प को पूरा करेंगे और संकल्प पूर्ति होगी। सबको नमस्कार।